सर, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये मौका हमें दिया। आप एक ऐसे युवा राजनेता भी हैं और ऐसे उद्योग मंत्री भी हैं जिन्होंने 90 के दशक में दुनिया की एक लीडिंग कंपनी में एक पोजीशन लेकर, महत्वपूर्ण पोजीशन लेकर काम भी किया है। आप बहुत बेहतर समझते हैं और आप ये भी समझते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री में, एक विकास की तरफ तेजी से बढ़ते देश में, प्रदेश में बहुत सारी वो चीजें नहीं हैं जो अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मनी में है, जापान में है या चीन में भी है। आपकी दृष्टि में मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास का रोड मैप क्या है? एक्चुअली मध्य प्रदेश को बहुत समय तक लोग ये कहते रहे कि मध्य प्रदेश पोर्ट से बहुत दूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी स्थान हो या कोई भी कार्य हो या कोई भी राज्य हो, अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करके इस बात को पहचान ले कि ठीक है, मैं जैसा हूँ लेकिन मेरे में ताकत तो है, कुछ तो है। और मध्य प्रदेश की यही ताकत है। मैं नहीं मानता कि मध्य प्रदेश पोर्ट से दूर है तो ठीक है, एक बात है, लेकिन हम भारत का हृदय स्थल है और ये हमारी ताकत है। आज के तारीख में जब मल्टीनेशनल्स आ रही हैं, तमाम दूसरे बड़ी कंपनीज आ रही हैं, भारत एक सबसे बड़े बाजार के रूप में विश्व में उभर रहा है। कोरोना के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लॉजिस्टिक्स हब बन सकते हैं, हम वेयरहाउसिंग हब बन सकते हैं, हम जहाँ पे है वहाँ से देश की 50% आबादी हमारे इर्द गिर्द है। 24 घंटे में हमारे राज्य से हम देश में कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो डोमेस्टिकली जो कंपनीज इंटरेस्टेड हैं कि देश के बाजार में हमें स्थापित होना है, तो मध्य प्रदेश से बेहतर कोई जगह नहीं। हम गेहूं के उत्पादन और उपार्जन में नंबर 1 पिछली वर्ष रहे, पल्सेस में हम अग्रणी हैं, हम ऑर्गेनिक कॉटन में नंबर 1, हमारे राज्य में फॉरेस्ट कवरेज बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ पे कोई लेबर प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये सब हमारी ताकत है। और एक सबसे बड़ा और हमारा जो स्ट्रेंथ है वो है कि जितने भी हाईवे गुजर रहे हैं वो अधिकांश मध्य प्रदेश के बीच से, चाहे नॉर्थ साउथ हो या ईस्ट वेस्ट हो। तो ये सभी चीजें हमें आइडियली हब बनाती हैं। जैसे चंबल जाएगा एक्सप्रेसवे तो वहाँ नोड्स बन जाएंगे, हमारा नर्मदा एक्सप्रेसवे है तो वहाँ इंडस्ट्रियल बन जाएगा, 8 लेन जा रहा है तो वहाँ। तो इन सब चीज़ों को हम अपनी ताकत बना के, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो औषधियाँ हैं जी, हर्बल हेरिटेज जो हमारा है, तो ये आयुर्वेद की प्रबल संभावनाएं हमारे पास में है। तो इन सब चीज़ों को लेके हम कोर स्ट्रेंथ, और जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, उसके अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट की विशेषता जो है उसको हमने उभारा है, तो उसमें हम वैल्यू एडिशन करेंगे। तो जो हमारा है नेचुरली उसको वैल्यू ऐड करके, सही तरीके से मार्केट करके, उसी को यूएसपी बना के, उसी से हम आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मध्य प्रदेश के हर जिले की अपनी खूबी है। मेरी बात रामदेव जी से हुई थी करीब 3-4 साल पहले, तो उन्होंने कहा था, जो बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि राज्यवर्धन जी उस खूबी को बहुत अच्छे से समझते हैं। बाबा रामदेव का कहना था कि मध्य प्रदेश तो खजाना है, खासतौर से हमारी सतपुड़ा रेंज जो सुहागपुर के आगे से शुरू होकर अमरकंटक तक चली जाती है। यहाँ ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो पूरी दुनिया में हमारा नाम और हमारी ताकत, स्ट्रेंथ को, बहुत अच्छी बात है सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बहुत टफ टाइम में, जबकि कुछ डेवलप्ड स्टेट्स जो मध्य प्रदेश की हैं वो एक बड़ा स्टिफ कंपटीशन हमारे सामने रखती हैं। जब भी हम देखते हैं कि इंडस्ट्री की बात आती है, तो जैसा एक वक्ता अभी कह रहे थे कि पीथमपुर से बढ़िया कुछ नहीं है, और पीथमपुर ही मांगता है अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है मध्य प्रदेश। तो ये आपकी भी चुनौती है, मुख्यमंत्री जी की भी चुनौती है कि पूरे मध्य प्रदेश में पीथमपुर का विस्तार हो। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, अनडाउटेबली पीथमपुर हाईलाइट है, और पीथमपुर में कंजेशन भी हुआ है।
आज देखिए पीथमपुर, अगर आज से 10 साल पहले देखें तो यहाँ की क्या आबादी थी। आज जिस गति से यहाँ की आबादी बढ़ी है, मेरे ख्याल से यहाँ 90,000 मतदाता होंगे पीथमपुर में। पीथमपुर में जब पूरी धार विधानसभा में मेरे ख्याल से करीब 2.25 लाख होंगे, 3 लाख होंगे। तो ये बहुत, और इसलिए बढ़ रहा है यहाँ यूपी के, बिहार के, तमाम जगह के। तो जो एक कॉस्मोपॉलिटन नेचर होता है हर एक जगह का। अब बम्बई में लोग कहते हैं कि पूरे देश के लोग हैं बम्बई में, तो पीथमपुर का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ स्थानीय नहीं रह गया है। पीथमपुर ने ग्राह्य कर लिया है बाहर के लोगों को भी, और बाहर के लोग यहाँ आके रच बस गए हैं, और पीथमपुर के जो ओरिजिनल वासी थे उन्होंने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया है। अब पीथमपुर में जो अभी हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, एक तो उनका कंसोलिडेशन हो, और उन्हीं इंडस्ट्रीज को हम हमारा थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट बनाएं, उनके सेटिस्फैक्शन लेवल के माध्यम से ही बाकी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे आए। एक और कारण रहा पीथमपुर की सक्सेस का, वैसे तो धार जिले में है लेकिन इंदौर के समीप है, और इंदौर सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर मध्य प्रदेश का है, तो ये एक कारण और है। दूसरा एक और एडवांटेज यहाँ पे अब हमारे पास ये है कि ये जो वेस्टर्न एरिया है मध्य प्रदेश का, गुजरात पास में है, जो पहले जापानीज एड से हमारा कॉरिडोर MIDC कॉरिडोर बना था, ये पूरा आपका चाहे मंदसौर से रतलाम वाला बेल्ट यहाँ आया या यहाँ से पूरा झाबुआ तक ये बेल्ट गई, सब उसमें है। तो यहाँ पे सेंटर की एड भी हमें मिल रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो मेन रीज़न है इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे स्ट्रांग और सॉलिड है, वहाँ पे इंडस्ट्री आना चाहती है। क्योंकि आपने कहा वो ब्रांड का भी पूछेंगे, क्लब का भी पूछेंगे, होटल का भी पूछेंगे, फ्लाइट का भी पूछेंगे, स्वाभाविक तौर पे। तो इसीलिए जो हमने हाईलाइट और एम्फोसिस मुख्यमंत्री जी का भी है, चंबल एक्सप्रेस से जाएगा, वहाँ जो क्रॉस सेक्शंस होंगे वहाँ नोड्स बनेंगे, 9 नोड्स हम वहाँ डेवलप कर रहे हैं। नर्मदा एक्सप्रेस से जाएगा तो वहाँ के आसपास के जितने भी जिले हैं इस क्षेत्र के, वो अपने आप बूस्टअप होंगे। 8 लेन वहाँ से आएगा, वहाँ बूस्टअप होगा। नागपुर दिल्ली जो MIDC कॉरिडोर मैंने NMIDC हो गया, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो हर एक क्षेत्र की ताकत है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ग्वालियर की नहीं है, ग्वालियर का एडवांटेज है कि वो दिल्ली के समीप है। तो जो डिफेंस कॉरिडोर की बात यूपी कर रहा है बुंदेलखंड जोड़ के, उसका लाभ हमें भी मिलेगा, हम वहाँ पास में ही हैं, और उसका लाभ हम ले सकते हैं। बबीना हमारा एक आर्मी बेस है, टैंक्स का बेस है। अगर हमें डिफेंस मिनिस्ट्री से और बाकी हमारा कोऑर्डिनेशन सही हो गया तो हम एक वहाँ पे मेंटेनेंस का एक डाल सकते हैं हम, क्योंकि अभी हमारे टैंक्स वहाँ से अपलिफ्ट चेन्नई जाते हैं, उसका बहुत बड़ा कॉस्ट है कंट्री को। तो वहीं पे अगर वो जोन हो जाए तो इंडस्ट्री भी आएगी, मेंटेनेंस का कॉस्ट भी कम होगा, और आर्मी के लिए भी ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट वो बनेगा। जो मिनरल रिच हमारा एरिया है, जैसे बालाघाट और ये पूरा क्षेत्र है, वहाँ वैल्यूडेशन हम कर रहे हैं। जो पहले छत्तीसगढ़ जाता था या महाराष्ट्र जाता था, वो हमारा मैग्नीज और फिर ओलोय पाक क्लस्टर हम वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। एथेनॉल, क्योंकि वो धान का कटोरा है, एथेनॉल के लिए आइडियल है, कॉर्न भी वहाँ पे उपलब्ध है। इसी प्रकार से ये जो मालवा का क्षेत्र है, यहाँ पे 14 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। तो बेसिकली वही जो मूल बेसिक रहेगा, जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ है, उसको हाईलाइट करके डेवलप करें। और एक और इशू आता है कि जब इंडस्ट्री आती है तो इंडस्ट्री सिर्फ आज का नहीं सोचता, वो आगे 5, 10, 20 साल फ्यूचर का भी सोचता है, देखता है, उसकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जोड़ता है, फिर ये देखता है कि उसको अच्छी डील कहाँ मिल रही है, इंसेंटिव्स कहाँ मिल रहे हैं, बेनिफिट कहाँ मिल रहा है। उसके लिए भी हमने पॉलिसीज़ डेवलप करी है कि ना सिर्फ पीथमपुर बल्कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, या जो थोड़े से डिस्टर्ब नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज़ हैं, इस टाइप के एरियाज़ को कैसे हम बूस्टअप करें, वहाँ हमने एडिशनल इंसेंटिव्स भी ऑफर किए हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पॉलिसी, पीथमपुर का जो सक्सेसफुल मॉडल है उससे लर्निंग लेसन लेके हम लोग एक्सपेंशन की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले कमिंग ईयर्स में मिलने की संभावना बनेगी। और आप पीथमपुर के लिए क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इसकी टक्कर इंदौर से, जैसा आपने कहा, ये ट्विन सिटी होगा जी? नहीं सर जी, टक्कर इंदौर से नहीं है। मैं एग्री करता हूं। मैं उसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इतने स्पष्ट थे इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेके कि जब हमने
कोरोना काल में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक जिलों में हुई और प्रदेश में भी हम बैठते थे, तो उन्होंने हमें स्पष्ट निर्देश दिए, मुझे और सकलेचा जी को, कि किसी भी कीमत पर इंडस्ट्री बंद नहीं होगी। और जब बहुत लंबे समय तक जब हमारी कोरोना समीक्षा होती थी तो एसीएस सुलेमान साहब और सब लोग बोलते थे धार का कम क्यों नहीं हो रहा है, कोरोना कम क्यों नहीं हो रहा है। सब पीथमपुर के लोग यहाँ बैठे हैं, इंदौर के भी कुछ गणमान्य लोग हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ है। तो एक मीटिंग में फिर मैंने जवाब दिया, मैंने कहा साहब 1.5 लाख ट्रांजिट पॉपुलेशन धार से इंदौर आती जाती है पीथमपुर इंडस्ट्री चलाने के लिए, और हमारा इतना बड़ा चैलेंज है कि हमको उसके बावजूद कोरोना भी कंट्रोल करना है, इंडस्ट्री भी चलानी है और आगे भी बढ़ना है। तो हमने अचीव किया, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी कंपनीज को, चाहे वो फोर्स मोटर्स हो, चाहे वाइशर हो, या तमाम दूसरी सब तमाम कंपनियाँ। उन लोगों ने आगे होकर न सिर्फ CSR में हमें कंट्रीब्यूट किया, बल्कि उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि उनके एम्प्लॉयज़ और उनका लेबर वैक्सीनेट हो। उन्होंने अपनी डिस्पेंसरीज, अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ खोली। तो ये जो स्पिरिट है कि ये पीथमपुर हमारा है, हमारी इंडस्ट्री यहाँ है, यहाँ के लोगों की सुरक्षा हमारी है, और क्योंकि हम इस जिले में हैं, इस जिले का दायित्व भी हमारा है। तो ये ओनरशिप की फीलिंग पीथमपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट में है, और उसी भावना को ग्राह्य करते हुए हमारे जनप्रतिनिधि और जो जन सामान्य और जो दूसरा प्रशासन यहाँ पे, उसने भी उनको उतना ही सपोर्ट किया। तो जिस क्षण ये भाव मन में आ जाता है कि ये मेरा है, ये शहर मेरा है, यहाँ की उन्नति मेरी है, यहाँ की प्रगति मेरी है, और ये संभाव सब में जो यहाँ के लोग हैं, जो प्रशासन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, तो मेरे ख्याल से पीथमपुर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो मैंने आपको एक लैंड पूलिंग की बात कही, साथ में फर्मा का हमारे यहाँ अच्छा पोटेंशियल है। फर्मा का ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रेजेंस है, ऑटोमोबाइल्स का हमारे पास काफ़ी बड़ा प्रेजेंस है, और जो आयुर्वेद की आप बात करें, डाबर ने ही अभी करीब 600 करोड़ का हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। महिंद्रा ने फर्दर एक्सपेंशन करीब 350 करोड़ का किया है। हेटेज जो एक अग्रणी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड जर्मन कंपनी है, फर्नीचर की क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उन्होंने हमारे यहाँ पे अभी एक्सपेंशन किया। तमाम सारी कंपनीज, तो ये सब एक्सपैंड हो रही हैं। और दूसरा हम ये भी यहाँ कर रहे हैं, जो सिक यूनिट्स थे, जो यूनिट बंद पड़े थे, उनकी तरफ हम देख रहे हैं, या तो अगर रिवाइव हो सकें, या उनको वन टाइम सेटलमेंट हम दे सकें, या जो लोग प्लॉटिंग बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको प्लॉट्स को कैंसिल करके हम उनको रीअलोकेशन दे के फ्रेश एंटरप्रेन्योर्स को इन्वाइट कर सकें। तो ये कर रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कही है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि पीथमपुर में हर उद्योगपति सपना देखता है कि उसकी ज़मीन उसको यहाँ मिले और वो अपने उद्योग को लेकर आगे बढ़े। तो क्या धार जिले में हम एक और पीथमपुर देखेंगे जल्दी? देखिए, मुझे तो लगता है कि धार जिला पूरा ही डेवलप होगा। जहां हमारा पहले हाथोद में ब्लॉक था, प्लॉट्स नहीं जा रहे थे, वहां हम प्लॉट्स लिफ्ट कर रहे हैं। धर्मपुरी वाला हमारा सेक्टर जो स्टैग्नेंट हो गया था, उसको हम रिवाइव कर रहे हैं। बदनावर, ये जो पूरा सेक्टर आपका रतलाम, जहाँ इंडस्ट्री पूरी बदनावर सेक्टर, जहाँ वंडर सीमेंट कुछ थी, वो पूरा ट्रैक हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और तो और मैंने तो जो वेबिनार्स हमारे हुए हैं, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से ये कहा है कि अगर आपको लगे कि थोड़ी महंगी ज़मीन आपको पीथमपुर में लग रही है, तो हम धार में थोड़ा अंदर और गुजरात के टूवर्ड्स हम जाते हैं, चाहे वो अहमदाबाद हाईवे हो, चाहे वो हमारा लेबर नया गांव रोड हो, वहाँ भी हम लोग उनको कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ भी आ सकते हैं, और हम यहाँ भी पूरी तरीके से आपको न सिर्फ सपोर्ट करेंगे, हम आपको बैकअप भी करेंगे। धार के आसपास जैतपुरा जो क्षेत्र है, उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारी एग्जिस्टिंग डिस्टिलरीज हैं या जो प्लांट्स हैं, उनसे भी हमने कहा है कि ठीक है, आप अल्कोहल तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आप साथ में एथेनॉल पे भी फोकस करें, उसमें भी बढ़ें। फ्रेश जो हमारे एग्री प्रोडक्ट्स हैं, सोयाबीन का नंबर 1 कल्टिवेशन एरिया हमारे ज़िले में है। हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी भी होती है, मिर्ची टमाटर में हम अग्रणी हैं। तो फूड प्रोसेसिंग में भी अभी एक कंपनी जो चाइनीज़ मोस्टली प्रोडक्ट्स खाने के बनाती है, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है। उनका अच्छा बड़ा 150-200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। सर, कुछ अरसे पहले जब टाटा लेदर, शायद अब नहीं है, देवास में,
मैंने वहाँ की कुछ बच्चियाँ चीन गई थी, एक लीडिंग शू कंपनी जो वर्ल्ड की है भागीदारी के तहत। चीन एक अलग व्यवस्था है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उन लड़कियों से बतौर जर्नलिस्ट जब मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा कि चीन में आपने क्या देखा, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई। वो सब झुग्गी बस्तियों की, श्रमिक बस्तियों की बच्चियां थीं। उन्होंने कहा जब हम अपनी चाइनीज लड़कियों के टॉयलेट में गए, टॉयलेट यूज किया हमने, तो हमने देखा कि वहां मिरर नहीं है। तो हम लौटे तो दुभाषिए की मदद से हमने पूछा चाइनीज लड़कियों से कि हमारे यहाँ तो होते हैं मिरर, आपके यहाँ कांच क्यों नहीं है, टॉयलेट में मिरर क्यों नहीं है? तो उन लड़कियों ने फुसफुसाते हुए कहा समय बर्बाद होता है। अब देखिए, आप सोचते हैं कि लिपस्टिक होगी या पुरुष होगा तो कंघी होगी, देखेगा दाएं बाएं होगा, जैकेट का बटन ठीक करेगा, इसलिए उन्होंने कांच ही हटा दिया। ये हो सकता है बहुत अतिवादी कदम लगे और ऐसा भी नहीं है कि हमें ये सब करने की जरूरत है, लेकिन काम ही पूजा है, ये समझने की जरूरत है। मैं कुछ हल्के फुल्के सवालों के साथ इस बातचीत को खत्म करना चाहूंगा। सियासत एक बड़ा तनाव का भी बायस है। जिंदगी में कहाँ नहीं है तनाव, लेकिन वो चैलेंजेस हैं, मैं उनको तनाव नहीं कहूंगा, चुनौतियां कहूंगा। आपके व्यक्तित्व में एक बड़ी गंभीरता है जो पूज्य बाबूजी से आपको मिली है, वो हम देखते हैं। एक ठहराव भी है, एक बेचैनी भी नहीं है जो हम कई बार राजनेताओं में देखते हैं। व्यग्र आंखें घूमती रहती हैं, कौन कहाँ, इनसे ये ले लो, उनको ये बता दो, उनको ये दे दो। आप में एक बैलेंस है। ये बैलेंस क्या किसी प्रयास से आया है, इनहेरिट किया है, या आपने समझा है कि ठहर के चलना ही राजनीति का सबसे अच्छा मंत्र है? मेरे ख्याल से मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी टीम बहुत अच्छी है। तो होता क्या है कि मेरे पिताजी कहते थे कि अगर आप अच्छा नेतृत्व करना चाहते हैं और किसी को आदेश निर्देश देना चाहते हैं तो पहले आदेश निर्देश लेना सीखें और समझें, और सामूहिक निर्णय और जवाबदारी आवश्यक है, और काम बांटें। तो अक्सर जो लोग हैं मेरे साथ में, जो मेरा सहयोग करते हैं, वो मेरा बहुत सा भार खुद अपने पे ले लेते हैं, और जो अन्य काम होते हैं वो जवाबदारी समझ के कर भी लेते हैं। तो मेरा काफ़ी काम हल्का हो जाता है, और मुझे विश्वास रहता है कि मैं अगर नहीं भी हूँ तो फलाना व्यक्ति है वो कर लेगा। वो अपने आप में जवाबदार भी है और परिपक्व भी है। तो इससे बहुत एक तो मेरी सहायता होती है। दूसरा, मेरी जो माताजी हैं शुरू से आध्यात्मिक बड़ी रहीं, और उनका विश्वास बड़ा दृढ़ रहा, और पता नहीं कैसे कभी कोई जटिल प्रश्न होता था तो वो गीता खोलती थी, और उनका एक अद्भुत तरीका है, जो पेज या अध्याय खुलता था उसको पढ़ के उनको अपना जवाब मिल जाता था। तो वो मैंने कहा कि ये कौन सा तरीका है? तो उन्होंने कहा कि ये ईश्वर का तरीका है, ये ज्ञान हमें मिला है, और इससे बेहतर जवाब कहाँ हमें मिलेगा। कृष्णवाणी में अगर उन्होंने पूरे जीवन का सार बता, तो ऐसी कई बातें हैं जो मेरे जीवन पे अपना स्पष्ट छाप छोड़ गई, और मैंने उन्हें ग्रहण भी किया। और फिर ज़्यादा आप तनाव में रहो भी तो उससे होना क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी, मेडिकल बिल्स बढ़ जाएंगे। तो जो जहाँ है उसको वहीं ख़त्म करें, आगे बढ़ें, रोज नया कार्य आता है। बहुत खूबसूरत 3 मंत्र मिले हैं। एक तो टीम अच्छी रखिए, सबके लिए है ये, जो भी लीडिंग पोजीशन में है, जिसकी टीम है, तो टीम आपके लिए तब काम करती है जब टीम को ये भरोसा होता है कि लीडर की निगाह सब पर है, वो समदर्शी है, वो सबको देख रहा है। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि लोगों को लगता है कि जैसे जैसे पद बढ़ रहा है वैसे वैसे हिमालय ऊंचा हो रहा है, हमारी तरफ दृष्टि आएगी कि नहीं आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर से निर्देश लीजिए जब किसी उलझन में फंसे। कितनी सुंदर बात है जो अपने परिवार से आपने सीखी कि गीता का एक पृष्ठ खोलिए, आप जिस भी धर्म के फॉलोअर हो, आप वहां एक पद खोलिए और जो निर्देश है उसको ग्रहण कीजिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि तनाव से होगा क्या? बीमार होना है क्या आपको? तो छोड़िए तनाव। फिर क्या हो जाएगा तनाव से? आपकी समस्या का हल तो बिल्कुल नहीं होगा,
4-5 नई समस्याएं आप और खड़ी कर लेंगे सर। और आप क्या कहेंगे उन युवा राजनेताओं से जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी है और उन सब की महत्वाकांक्षाएं हैं? और निश्चित तौर पर एक बार कैलाश विजयवर्गीय जी से हमने बात की, मैंने उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा बनना तो 230 के 230 चाहते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है जनता के समर्थन, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का सहयोग और समर्थन और आपकी अपनी योग्यता। ये निश्चित तौर पर ये बात है। बहुत सारे युवा बहुत सारी जगहों पर जाना चाहते हैं, वो क्या करें? सैबोटाज भी है राजनीति में, आप भी माना गया कि आप भी उसका विक्टिम हुए, आप भी, तो कैसे आगे बढ़े वो, अपनी तनाव अपनी पीड़ा पर कैसे काबू पाए? मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण तो चीज़ है कि व्यक्ति को सुनना चाहिए, सुनना चाहिए और सुनना सीखना चाहिए। अक्सर नेताओं को अपनी वाणी से अत्यधिक प्रेम होता है, तो एक तो मतलब ये मेरी राय है। तो वो सुनते कम है, वो चाहते हैं मेरी सुने, मैं बोलूं, मेरा निर्देश हो, मेरा आदेश हो। कई बार ज़मीन का जो व्यक्ति कहता है उससे ज़्यादा बड़ा सत्य और कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो वहाँ खड़ा है जहाँ आप रोड नहीं पहुँचते हैं। मैं पीथमपुर 2-4-5 महीने में आता हूँगा, लेकिन संजय रोज यहाँ है, देवेंद्र पटेल जी रोज यहाँ हैं, तो मैं सोचूं कि मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ तो मुझसे ज़्यादा पीथमपुर कौन? मैं गलत हूँ, मुझसे ज़्यादा पीथमपुर ये लोग जानते हैं, रोज रहते हैं, रोज यहाँ पे हैं। तो वो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है, अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं। और अपनी ग्राह्यता तभी बढ़ेगी जब आप दूसरे व्यक्ति के प्रति उदार होंगे, खुले होंगे। और एक और बात है कि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, कर्म प्रधान है और मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा और बहुत कुछ सहना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात की है और इसी के साथ मैं कंक्लूड करूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल मंत्र भी है कि सुनिए। इसीलिए संघनिष्ठ प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक जीवन में उतरने वाले नेताओं को आप बहुत बोलते हुए नहीं सुनेंगे। वो चेहरे पर एक ठहराव लिए सुनते हैं और आमंत्रित करते हैं कि दूसरा बोले और वो उसको सुने। और सुनने की परंपरा भारतीय सनातन परंपरा में बहुत आरंभ से रही है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जो ज्ञान है वो श्रुति है, जो कुछ भी हमने उपनिषद से वेदों से लिया है वो श्रुति है, सुना गया है, सुनते सुनते आगे बढ़ा है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कह दी। आपको सहना भी पड़ेगा राजनीति में। हमारे वो साथी जो राजनीति में हैं और आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं, वो ये ना समझें कि ये फूलों की सेज है, फूलों की सेज है। कांटों की सेज भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, अनुशासित होना होगा और कहना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, लेकिन सुनने की आदत अधिक होगी तो आप सफल होंगे। सर, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ।